ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज के बारे में। साथ साथ में एटम का जो स्ट्रक्चर, उसमें जे थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर और रुदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, एक्सरे किसने ढूंढ, कैसे ढूंढ? तो उसका आंसर है कि विलहेल्म रोइंटगे साइंटिस्ट था, उसने एक्सरे ढूंढ लिया। किसने ढूंढ लिया? विलहेल्म रोइंटगे। कैसे ढूंढ लिया? तो सिंपली उसने और कुछ नहीं किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिया। कैथोड रे ट्यूब याद कर लो, आपके सामने पिक्चर आ रहा है। उसने देखा कैथोड पे से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, कैथोड पे से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते होंगे, और जो मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे उस मटेरियल से कुछ रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो कैसे मालूम पड़ा? तो उसने एक कैथोड रे ट्यूब के आजू बाजू बाहर की साइड पे कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, ऑब्जर्व किया, तो फ्लोरेसेंस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे होने लगा, मतलब ग्लो होने लगा। यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे ग्लो हो रहा था, यहाँ पे ग्लो हो रहा था और ग्लो होने लगा। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई डेंसी मटेरियल पे स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ अलग टाइप के रेज प्रोड्यूस हो रहे, और उसको ऐसे ही मालूम पड़ा कि भी हाँ रेज प्रोड्यूस हो रहे, और उसका कैरेक्टरिस्टिक जो नए रेज उसने ढूंढ निकाले उसका कैरेक्टरिस्टिक रोइंटगेन नहीं जानता था। तो इसने इस रेज का नाम एक्स रेज बोल दिया। आज के दिन भी हम ए रेज को एक्सरे के नाम से जानते हैं। और एक बात, एक्सरे अच्छे से प्रोड्यूस करवाना हो तो आपको कोई डेंसी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, मोस्टली एनोड होता है। तो ये जो डेंसी मटेरियल है उसको टारगेट बोला जाता है। जो जो मैंने बोला वो स्टेप वाइज आपके सामने आ जाएगा। वे एक्सरे कैसे ढूंढा गया, अथवा द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और साथ साथ में यूज भी आ जाएंगे। तो देखते जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने आएगा, Wilhelm Röntgen in 1895 showed that when electrons strike a material in the cathode ray tube, produce rays which can cause fluorescence in the fluorescent materials placed outside the cathode ray tubes. अब बात हो रही थी कि भाई उसका नाम एक्सरे क्यों रखा, तो वो भी मैंने बोल दिया। स्टेटमेंट आपको वो ऐसे लिखना है, Röntgen did not know the properties of these rays emitted from target anode and called them as X-rays, and the name is still carried on. अब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो रेज प्रोड्यूस होंगे, और अच्छे से हमें ये रेज प्रोड्यूस करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरेज आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंसी मटेरियल एनोड कॉल्ड टारगेट। मतलब कोई ऐसी सिस्टम बनानी पड़ेगी कि जहां से सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इमिट होंगे, और एक ऐसा डेंसी मटेरियल जो जनरली एनोड होगा वहीं पे स्ट्राइक करेंगे, और ए डेंसी मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? टारगेट एनोड भी बोला जाता है, या तो टारगेट मटेरियल भी बोला जाता है। अब बात हो रही है सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें ही एक्सरेज का यूज आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने एक्सरे के, तो कुछ वर्ड आपको याद कर देने पड़ेंगे। भाई एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक 4-5 वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो याद कर लोगे तो आपको अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। तो नॉट डिफ्लेक्टेड, हाई पेनेट्रेटिंग पावर, उसमें यूज आ जाएगा। वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ
शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जेटिक रेज। इतने वर्ड याद रख लो, फिर स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला वो याद ना हो तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, देख सकते हो। एक्सरे डिस्कवरी, रॉन्टिगन साइंटिस्ट। सिंपल स्टेटमेंट लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, रॉन्टिगन डिस्कवर्ड एक्सरेज व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द टारगेट एनोड। Characteristic of X-ray discovery, so not deflected, high penetrating power, powerful electromagnetic with very short wavelength, high energetic radiation cause। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपके सामने मिला दूंगा, पर याद रखना है कि जब एक्सरेज प्रोड्यूस होते उसको हाई इलेक्ट्रिक अथवा तो मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाता है तो उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधे ही जाएंगे। पेनेट्रेटिंग पावर क्या है, तो कोई डेंसी मटेरियल में से कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें से एक्सरे को पास करवाया जाए तो पास होने की कैपेसिटी को पेनेट्रेटिंग पावर बोला जाता है। तो एक्सरे डेंसी मटेरियल में से, मतलब हार्ड मटेरियल में से भी पास हो सकते, उसका पेनेट्रेटिंग पावर हाई। और इसी की वजह से एक्सरेज का यूज, कोई बोन टूटा हुआ है अपनी बॉडी में से, हड्डी टूटी हुई है तो किस जगह टूटी हुई है, कितनी टूटी हुई है, वो ढूंढने में हो जाता है। एक बात है, सिंपली एटम्स बहुत छोटा होता है और एटम्स का इंटीरियर स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए भी एक्सरे का यूज हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। एक्सरे कहाँ यूज हो सकता है? पावरफुल, बेसिकली एक्सरे है क्या? तो एक्सरे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। पेनिट्रिंग पावर हाई होने की वजह भी ये है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर। याद रखो, वेवलेंथ जितनी कम है उतना ए रेज या तो ए पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, और उसी की वजह से एक्सरे लॉन्ग टाइम कोई मटेरियल में से पास करवा लो तो उस मटेरियल के पार्टिकल का आयोनाइजेशन कर सकता है। हमारी बॉडी में अगर बार बार हमने एक्सरे पास करवा लिया तो बॉडी के जो सेल है उसका एक्सरे आयोनाइजेशन कर देगा और वो बायोलॉजिकल वर्क जो अपने सेल कर रहे उसमें डिस्टरबेंस आएगा, कैंसर भी हो सकता है। तो सभी स्टेटमेंट आपके सामने कैसे लिखने वो भी आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे इतना याद करके अपनी ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, तो ज्यादा लंबी थियरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट, X-rays are not deflected by electric and magnetic field। सेकंड स्टेटमेंट याद कर सकते हो आप, कैसे लिखना है। स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, X-rays have high penetrating power, hence are used for the study of interior structure of atom or matter। ये एक्सरे आप जानते हो, देखे हुए, ऐसे निकल जाता है कि अपना बोन कहां से ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है, फ्रैक्चर कहाँ है, वो इससे ढूंढा जा सकता है। इसके बाद का स्टेटमेंट, एक्सरेज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ नियरली 0.1 नैनोमीटर। X-rays are high energetic radiations and can cause ionization readily। आयोनाइजेशन इजिली कर सकते हैं। तो एक्सरेज की बात हो गई। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, अब बात आ रही है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो नाम बोल रहा हूं भाई, ये किसने समझा है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है। तो हेनरी बेंक्यूरिले, उसने बताया रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है। देख सकते हो, हु ऑब्जर्व द फिनोमिनन ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम बोल दिया मैंने, हेनरी बेक्यूरेल। ये भाई थे हेनरी बेक्यूरेल। अब उसने क्या बताया, तो उसने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स तो है पर उसमें से कुछ
ऐसे एलिमेंट्स है जो अपने से अपने आप रेज प्रोड्यूस कर लेते हैं। अरे रेज प्रोड्यूस करने की घटना, फिनोमिन, उसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाएगा। और जो जो एलिमेंट्स अपने से अपने आप रेज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाएगा। अब जानते हो हाईवे पे व्हाइट स्ट्रिप लगा दी रखी हुई थी, अंधेरे में वो एकदम चमकती है, तो बेसिकली रेडियम है अपने में से अपने आप रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे एग्जांपल याद कर लो, यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम और रेडियम। तब देख सकते हो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है। जो मैंने बोल दिया वो अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। Radioactivity and radioactive elements, Henry Becquerel observed that there are certain elements which emit radiation on their own and named this phenomenon as radioactivity, and the elements known as radioactive elements। मैंने 4 एग्जाम्पल बोले, आपको याद कर लो कौन से थे। आपके सामने स्क्रीन पे वही एग्जाम्पल आ रहे हैं। वन इज अ यूरेनियम, सेकंड थोरियम, थर्ड रेडियम एंड लास्ट फ्रेंसियम। तो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और एक चीज समझनी है भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि वो अपने में रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने यूरेनियम ले लिया, खुला नहीं छोड़ते रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसको लीड का एक बॉक्स बना के उसमें रखा जाता है। क्यों भाई? तो क्या केवल लीड की कैपेसिटी वो है कि उसमें से जो रेज निकलेंगे उसको बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिकम्पोजिशन होते 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 फाइनली कोई स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्टली ये लीड होता है। तो वो लीड की जो बॉक्स है वो इसमें से रेज इधर उधर बाहर नहीं आने देगा। पर अगर मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा होल कर दी तो ये होल में से रेज बाहर आएंगे। अब रेज निकलेंगे तो इसका ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि भाई जो रेडिएशन हो रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, तो किस टाइप के रेज होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिर आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, याद रख लेना। अगर ए रेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करवाया जाए तो उसमें से कुछ रेडिएशन अथवा तो रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर टर्न हो जाएंगे, कुछ नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ रेज सीधे जाएंगे। क्या बोला मैंने? इसमें मैंने अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया, हाई इलेक्ट्रिक चार्ज देके, ये मैंने प्लस लिख दिया, ये मैंने माइनस लिख दिया, तो इसमें से कुछ रेज कहाँ जाएंगे? इस साइड टर्न ले देंगे, कुछ रेज इस साइड और कुछ सीधे चले जाएंगे। जो पॉजिटिव साइड की ओर जा रहा है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इसको बोला जाएगा बीटा रेज। जो नेगेटिव साइड की ओर टर्न ले रहे, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको बोला जाएगा अल्फा रेज, और जो सीधा जा रहा है उसको बोला जाएगा गामा रेज। तो ये स्टेटमेंट याद रख लो, इसके सामने फिर से स्क्रीन पर आएगा। फिर से वही बात है कि रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इसके बाद अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज नेचुरल रेडिएशन में से कैसे अलग अलग मिलते हैं वो बात हो जाएगी। देख सकते हो क्वेश्चन भी आएगा, राइट अबाउट रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और एक्सप्लेन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो नेचुरली रेडियो एक्टिविटी फिर से याद कर लो, ये हो जाएगा स्टेटमेंट। अब मैंने क्या बोला था? अल्फा रेज किसको बोलेंगे?
बीटा रेज किसको बोलेंगे, गामा रेज किसको बोलेंगे, पर इसके पहले एक स्टेटमेंट आएगा ए रेज कैसे हम देख सकते हो। ऑन प्लेसिंग सैंपल ऑफ यूरेनियम मिनरल इन अ लीड ब्लॉक एंड अलाउइंग द emitted rays to pass through strong electric or magnetic fields, the radiation is resolved into three directions, जो मैंने आपको समझा दिया है। वह तीन डायरेक्शन में से डायरेक्शन के हिसाब से अल्फा रेज समझ लो। The rays which deflected slightly towards negative plate were named as alpha rays. Beta rays भी याद कर लो। The rays which deflected towards positive plate were named as beta rays. And last one is the rays which remain undeflected were named as gamma rays. उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अल्फा, बीटा और गामा रेज को इसी ऑर्डर में समझेंगे। चलो, हमने क्या बोल दिया, याद भी रखना है वो स्टेटमेंट, क्योंकि इसके बाद में आपके सामने स्क्रीन पे लाते जाऊंगा। अल्फा, बीटा एंड गामा आइडेंटिटी। तो अल्फा रेज बेसिकली पॉजिटिव टू चार्ज वाले हीलियम आयन है, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन है और ए रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इससे आपको एक सिंपल चीज समझ में आएगी, चार्ज। तो इस पे 2+ चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है और इसमें 0 चार्ज है। गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर आएगा मास, तो आपको दिखाई देता है 4 यूनिफाइड मास है, जिसको 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास भी आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये मास रेडिएशन निग्लेजिबल होगा, बहुत कम हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। चलो, वेलोसिटी की बात करेंगे। तो जो लाइट वेव्स है उसके कंपेरेटिवली इसकी वेलोसिटी 1/10 टाइम लाइट रेडिएशन जितनी होती है। बीटा रेज की नियर बाय लाइट रेज जितनी होती है, और इसकी वेलोसिटी लाइट वेव्स जितनी होती है। अब बात आएगी इफेक्ट, कहां पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो एक इस साइड टर्न लेंगे नेगेटिव प्लेट की ओर, एक इस साइड टर्न लेंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर, ये किसी साइड टर्न नहीं लेंगे। पेनिट्रेटिंग पावर तो ये वेरी स्लो है, इसका 100 टाइम्स देन अल्फा रेज। अल्फा रेज से 100 टाइम्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर बीटा रेज का। गामा रेज 1000 टाइम्स देन अल्फा रेज। गामा रेज अल्फा रेज से 1000 टाइम्स ज्यादा स्पीड में, ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। मतलब कोई डेंसी मटेरियल लेंगे तो अल्फा रेज धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंस काट के आगे नहीं जा सकते, बीटा रेज उससे 100 टाइम्स ज्यादा जाएगा, पर गामा रेज बहुत स्पीड में जा सकते हैं। बेसिकली गामा रेज है, उसकी वेवलेंथ एक्सरे जितनी हो तो ये गामा रेज को एक्सरे ही बोला जाएगा। एक्सरे ये एक टाइप का। तो यही चीज आपके सामने फिर से आएगी, मैं उसको जाने देता हूं, मिटा रहा हूं, और आपको यही सब पॉइंट टू पॉइंट ए जो स्क्रीन पे आपके सामने पॉइंट आए, आप खुद लिख सकते हो। भाई क्या हमने याद किया, क्या पढ़ा, वो याद कर करके लिख दो, खुद ही लिखो तो अच्छा है। पर देखो, मैं आपके सामने फिर से वही चीजें ला रहा हूं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो देख सकते हो और इसको लिख सकते हो, कंपैरिजन है। तो आपको अब रेज के बारे में बहुत डिटेल में समझ में आ चुका हो। तो सब रुदरफोर्ड ने एक्सरे में से निकले हुए रेज के बारे में एक्सप्लेन कर लिया था, और वही चीजें स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट कैसे लिखनी है
आपके सामने आती जाएगी जो आपको ही पढ़ के समझना है। तो what observation were made by Rutherford regarding radiations emitted by radioactive elements? फर्स्ट स्टेटमेंट अल्फा रेज के बारे में, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। अब बीटा रेज, तो बीटा रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से बीटा रेज के बारे में, और गामा रेज, कंपेरिजन पेनेट्रेटिंग पावर की 1:100:1000, अल्फा बीटा एंड गामा। गामा रेज बहुत इफेक्टिव है, हार्मफुल है, जिसका हमने एक्सरे में भी डिस्कशन कर लिया था। चलो अब हम जान चुके हैं कि भाई एटम्स डिवाइजेबल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये पार्टिकल्स एटम्स में कैसे अरेंज होते होंगे, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए होंगे, और इसके हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर का अलग अलग साइंटिस्टों ने मॉडल दे रखा था। उसमें से हमें जे थॉमसन का मॉडल और रुथरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे आपके सामने आते जाएंगे। एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे तो डिफरेंट मॉडल्स वेर प्रपोज टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एटम्स। उसमें इंपोर्टेंट कौन था? तो फर्स्ट प्रपोज इंपोर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स आर, दो नाम बोले थे मैंने, कौन से? एक तो जे थॉमसन और दूसरा याद कर लो जे थॉमसन मॉडल और रुथरफोर्ड मॉडल। तो अब बात करेंगे हम जे थॉमसन की। तो ये भाई थे जे थॉमसन, जिसने कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस उसका स्टडी कर लिया, और इसके लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। देखो, जे थॉमसन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज theoretical and experimental investigations on the conductance of electricity by gases। जे थॉमसन के हिसाब से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके 3 पॉइंट में बोल रहा हूं। एक तो उसने बताया कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयरिकल शेप होगा। उसने अप्रोक्सीमेटली रेडियस दे दी और ये वैल्यू थी 10⁻⁻10 मीटर, इट मींस 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि भाई एटम्स जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एटम में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। तो 3 स्टेटमेंट आपको याद कर लेने, फिर आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे जे थॉमसन मॉडल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था? जे थॉमसन ने क्या बोला? एटम इज स्फीयरिकल इन शेप। रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, इट मींस 1 एंगस्ट्रॉम। पॉजिटिव चार्ज एटम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? तो ये स्टेटमेंट, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। अब नेगेटिव चार्ज स्फीयर में ऐसे अरेंज हो जाता है कि जैसे एटम्स पूरा चार्ज से न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पे इसके बाद का स्टेटमेंट, electrons are arranged in such a manner to give most stable electrostatic arrangement। अब ये जे थॉमसन के मॉडल को कंपैरिजन की जाती है तो उसको 2-3 नेम दे रखे हुए। एक तो वाटरमेलन जैसा मॉडल है, तो देख सकते हो जे थॉमसन का मॉडल क्या बोला था भाई? पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में
थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि चार्ज से ए स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉन sphere of the positive charge and electron जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम्स। अब ए मॉडल को कंपैरिजन करके कुछ नाम दे रखे थे, जैसे कि द डिफरेंट नेम गिवन टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एक तो प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन जैसा होता है तो वाटरमेलन भी नाम से जाना जाता है, देख सकते हो। प्लम पुडिंग मॉडल, राइजन पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल। तो इसमें होता है क्या है, तो आप देख सकते हो वाटरमेलन, तो पूरा वाटरमेलन उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो सीड्स है वो कैसे अरेंज होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन अरेंज होता होगा। ऐसे प्लम पुडिंग देख लो तो उसमें क्या हो सकता है समझ लो। ये पूरा वाटरमेलन और इसमें जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो इलेक्ट्रॉन सीड्स है और टोटली न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। स्टेटमेंट आप इसको इसके हिसाब से देख सकते हो। दिस कैन बी विजुअलाइज एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, पुडिंग अथवा तो वाटरमेलन है, विथ प्लांट्स और सीड्स इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, किसने, पॉजिटिव चार्ज ने, मतलब प्लम ने अथवा तो वाटरमेलन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जकड़ के रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, प्लम अथवा तो सीड्स। कहां पे जकड़ के रखा हुआ है, पुडिंग अथवा तो वाटरमेलन में, तो ये बात हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से फिर से वो स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम, जैसे कि वाटरमेलन अथवा तो पुडिंग। ड्रॉबैक ऑफ द थॉमसन मॉडल, तो सिंपल एक ही स्टेटमेंट है कि एटम के स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स ए मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। It could not explain the stability of an atom based on experimental result। तो इसके बाद रुदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए। जो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसको बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड मॉडल। पूरा अब देख रहे हैं हम रुदरफोर्ड का मॉडल। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा एक्सप्लेन रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड एटॉमिक मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। आंसर लंबा होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे स्टेप वाइज में बोलता जा रहा हूं, उसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। तो बात हो रही है रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। तो रुदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट कौन थे, रुदरफोर्ड, हैंस गाइगर, अर्नेस्ट मार्सडेन। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया और ये अल्फा पार्टिकल को थिन फॉइल गोल्ड की थी उस पर बॉम्बार्ड करवा दिया गया और उससे जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मिला उसके ऊपर से उन्होंने मॉडल दे दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने कुछ ऐसे आएगा, Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Marsden bombarded a thin gold foil to thickness of about 100 nanometer with alpha rays तो particles। एक्सपेरिमेंट की फिगर आपके सामने आएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में ड्रॉ करनी पड़ेगी। यस, देख सकते सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, उसमें से छोटा सा होल कर दिया है जिसमें से रेज इमिट हो गए, नेचुरल रेज। ए लीड प्लेट है उसमें होल कर दिया गया है और इसको बॉम्बार्ड कर दिया है गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर है। फिर ए फोटोग्राफिक प्लेट है जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलेंगे, जिसपे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया जाता है।
और यहाँ पे जो ग्लो हो रहा है वो ग्लो क्या बता रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, तो वो ग्लो के हिसाब से कंक्लूजन निकाला जाएगा। उसी मॉडल को फिर से आप देख सकते हो, बोला जाता है अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो फिर से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एक बॉक्स लगाया जाता है, उसमें से होल कर दिया जाता है, फिर लीड की स्ट्रिप लगाई जाती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलेंगे, जिसपे जिंक सल्फाइड का लेयर लगता है। लीड ब्लॉक विथ अ कैविटी कंटेनिंग आरए रेडियम अथवा तो पोलोनियम विच इज एन अल्फा इमिटेशन, ये बात है, इस पे होल कर दिया गया है। अब सेकंड, लीड प्लेट विथ अ नैरो स्लाइट, थोड़ा सा होल कर दिया जाएगा इस फोटोग्राफिक प्लेट जो आप जानते हो। रुथरफोर्ड गोल्ड फॉइल अल्फा रे एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हुआ क्या, तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा दी, थिकनेस कितनी थी याद कर लो, चलो अल्फा पार्टिकल निकले, अब ऑब्जर्वेशन, इसके बाद ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कर दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। बहुत छोटे एंगल में डिफ्लेक्शन होता है बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स का, और इससे भी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स अपने ही पाथ पे बैक बाउंस्ड हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20,000 में से 1 अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे वापस जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपके सामने स्टेप वाइज आएगा, एक्सपेरिमेंट देख लो। चलो बहुत सारे सीधे चले गए, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कम का छोटे एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, मालूम कब पड़ेगा, तो ये पॉइंट ग्लो करने लगेगा, जहां जाएंगे वो पॉइंट क्या करने लगेगा, ग्लो। देख सकते हो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल वहां पे जा रहे हैं, ग्लो कर रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ग्लो कर रहा है, देख सकते हो आप, जहां जहां ग्लो कर रहे हैं वहां पे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि भाई छोटे छोटे एंगल में अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट हो रहे हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन आपको स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, अ स्ट्रक्चर ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल रेज वेर डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। हेलो, फिर से एक्सपेरिमेंट जो हमने एक ही लाइन में लिखा था वो डिटेल में आपके सामने पहले एक्सपेरिमेंट आएगा, आप देख सकते हो। A stream of high energy alpha rays were directed at a thin foil of gold metal. क्या किया फिर? The thin gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha rays strike ZN screen, they cause glow flash of light on the screen. तो एक्सपेरिमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन, अब बोला जाएगा फिर से ऑब्जर्वेशन। तो याद कर लो 3 स्टेटमेंट मैंने बोले थे, ये जो जगह है अल्फा रेज स्ट्राइक हो रहे थे उसको एनलार्ज कर दिया गया है। तो फिर से 3 पॉइंट जो फिर से लिखे हुए आएंगे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है थ्रू आउट, बहुत कम अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे, और इससे भी बहुत कम अप्रोक्सीमेटली 20 में से एक अपने ही पाथ पे वापस जा रहा है। ये अपने ही पाथ पे वापस जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो देख सकते हो स्टेटमेंट, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब तो आपको हो गया है, लर्न नहीं हो गया ऐसा समझ लो, क्योंकि मैंने 2 बार यही स्टेटमेंट बोल दिए। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास through the gold foil undeflected. Second, a small fraction of alpha particle were deflected by small angle. A very few alpha particles, 1 in 20,000 or 1 in 1 lakh, retraced their path. It means bounced back. तो ये आपका हो गया ऑब्जर्वेशन। अब बात आएगा, हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया, कंक्लूजन की बात आएगी। तो पहले मैं आपको कंक्लूजन बोल दूंगा, इसके बाद स्टेटमेंट आपके सामने आते जाएंगे। तो एक फिगर आएगी आपके सामने, ये बेसिकली
एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। सपोज एक गोल्ड फॉइल का एक छोटा सा एटम है, ऐसा समझ। क्या बोला था? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू आउट पास हो जाते। इसका मीनिंग पास कब हो गए? तो बहुत सारी जगह इसमें एम्प्टी होगी तभी तो पास होंगे। सपोज यहाँ से अल्फा रेज निकल चुका है, बाहर आ जाता है, यहाँ से अल्फा रेज निकल चुका है, बाहर आ जाता है, यहाँ से निकल चुका है, स्ट्राइक करके बाहर आ जाता है, सीधा ही जा रहा है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी इन एटम्स। फिर क्या बोला गया था? बहुत कम, इतने सारे निकल रहे पर जो रेज इस सेंटर पे स्ट्राइक कर रहे उसका स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। बहुत कम रेज ऐसा है जिसका स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि भाई कुछ सॉलिड पार्ट एटम्स के सेंटर में होता है। और ये सॉलिड पार्ट क्या होगा? क्योंकि अल्फा रेज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज हीलियम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मीनिंग है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हुआ है और ये छोटा सा पार्ट उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। तो हो गया कंक्लूजन। देख सकते हो आप इसको कैसे लिखेंगे। चलो conclusion, most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected. Second statement, a few alpha particles were deflected indicates that atom has high density of positive charge in small volume of the atoms. इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? Which cause repulsion of the incoming alpha particles, causing deflections from their path. The central part of the atom in which entire positive charge and mass is concentrated is called nucleus. तो ये हो गया कंक्लूजन। ऐसे ही आंसर आपको कंक्लूजन में लिखना है। और इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आप देख सकते हो छोटा सा पार्ट है जहां पे मोस्ट ऑफ मास कंसंट्रेट हुआ है और इस छोटे से पार्ट को न्यूक्लियस बोला जाएगा। एटम का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का, रुदरफोर्ड का, सॉरी रुदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे और इस सर्कुलर पाथ को बोला जाएगा ऑर्बिट। बात हो रही है भाई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू घूमता रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो आप देख सकते हो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इस पाथ को ऑर्बिट बोला जाएगा, न्यूक्लियस। तो द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आएगा उसमें, देख सकते हो। चलो अब लास्ट में रुदरफोर्ड का मॉडल, जो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, पोस्टुलेट्स ऑफ रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम और प्लैनेटरी मॉडल और सोलर मॉडल ऑफ एन एटम्स। उसको प्लैनेट्स के साथ कंपेयर किया गया है अथवा तो सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया है। स्टेप वाइज आप देख सकते हो। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज डेंसली concentrated in the extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus. First statement हो गया। Second, the nucleus is surrounded by the electron. Electrons revolve around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits. और इसके बाद तो ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर हो गया सोलर सिस्टम जैसे। सेंटर में प्रोटॉन है तो सन, उसको प्रोटॉन कंसीडर किया गया। और जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, तो उसके साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। Thus Rutherford's
Model of an atom resembles the solar model in which nucleus plays the role of sun and the electrons play the role of planets. और इसके बाद का एक स्टेटमेंट आएगा, electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of the attraction. तो फिर से हमने वो डिस्कस कर लिया है, न्यूक्लियस जो सेंटर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उस पाथ को क्या बोला जाएगा, ऑर्बिट बोला जाएगा। जो मोस्ट ऑफ मास है सेंटर में कंसंट्रेट हुआ है, वो छोटा सा पार्ट, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होने की वजह से एक साथ रहेंगे। अब बात आएगी उसके लिमिटेशन की। ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये आएगा कि मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते तो एनर्जी चाहिए, तो उसके सर्कुलर एंगुलर जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसमें से उसको एनर्जी मिलती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, और कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस में जाना चाहिए, और एटलीस्ट 10⁻⁸ सेकंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा, ऑर्बिट स्विंग होगी, और इसका मतलब एक भी एटम स्टेबल नहीं होगा। और रियल में तो एटम स्टेबल से, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला ही पॉइंट है ड्रॉबैक। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड should emit electromagnetic radiation. Therefore, electron is an orbit will emit radiation. इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहा है तो वो भी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। The energy carried by the radiation comes from electronic motion. इलेक्ट्रॉनिक मोशन से उसको एनर्जी मिलती है, तो फिर देख सकते हो उसको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी कम होगी और सीधा अंदर चला जाएगा, स्विंग हो जाएगा। स्टेटमेंट, the orbit will thus continue to shrink. Calculation show that the electron takes only 10⁻⁸ seconds to spiral down into न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो ड्रॉबैक हो गया। The stability of atom could not be explained satisfactorily. दूसरा ड्रॉबैक क्या है, तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए उसका अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। देखो, another serious drawback of Rutherford's model is how the electrons are arranged around the nucleus and what are the energies of the electrons, नहीं मालूम पड़ा ये भी। दूसरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात बाद में करेंगे डिटेल में, पर ये भी लिमिटेशन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, बट इट इज फाउंड टू बी डिसकंटिन्यूअस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो रुदरफोर्ड के हिसाब से एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और रियल में जब स्टडी कर लिया गया तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो इसके बाद आएगा बोर का स्ट्रक्चर, जो क्वांटम मैकेनिज्म के बेसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद नील्स बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे।